मायके से भी अच्छा ससुराल। इस जिंदगी से तो मौत भली। अरे माँ, जब आप इस दुनिया को छोड़कर गई थी तो मुझे भी अपने साथ ही ले जाती ना। मुझे अकेला इस मतलबी दुनिया में आपने क्यों छोड़ा? आपके जाने के बाद बाबा बदल गई, वो आपकी जगह किसी और को ले आए और तभी से मेरी जिंदगी भी बद से बदतर होती गई। तुझे पता है माँ, आज भी तेरी बेटी को इसकी सौतेली माँ ने बहुत मारा। मुझे बाल पकड़कर जमीन पर घसीट दिया गया माँ। लेकिन मुझे यकीन है कि ऊपर वाला किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा दुख नहीं देता होगा, और हो सकता है कि मुझे इस दुख के बाद बहुत ही अच्छा ससुराल मिल जाए जहाँ सभी लोग मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करें। हाँ, मुझे अच्छा ही सोचना चाहिए। एक अच्छी उम्मीद जिंदगी को बदलने में देरी नहीं करती। सृष्टि ने ये सब बोलकर एक गहरी सांस ली और अपने आंसू को पोंछा और एक बार फिर से अपनी जिंदगी को एक खूबसूरत नजरिए से देखने लगी। सृष्टि एक अनाथ लड़की थी। इसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर गुजर गई थी, जिसके बाद सृष्टि अपनी सौतेली माँ के साथ पलकर बड़ी हुई। उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत अत्याचार करती थी। आज भी सृष्टि रात में अपने फटे पुराने कपड़ों में अपने माँ के अत्याचारों के बारे में सोच सोच कर सुबह सुबह कर रो रही थी। लेकिन फिर सृष्टि ने एक गहरी सांस ली और अपनी खिड़की के पास जाकर खड़े हुए रो वहाँ। दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं तो मेरे लिए भी कोई हमदर्द होंगे ही ना। बस उन्हें मुझसे मिलने की देरी है। सृष्टि कुछ सोच ही रही थी कि उसे अपने कमरे में कुछ गिरने की आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? कोई मेरे कमरे में आया क्या? सांप, सांप बचाओ, सांप, सांप! सृष्टि ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके पीछे एक बड़ा काला सांप पड़ा हुआ था। सृष्टि उसे देखकर चीखने लगी तो वहीं दूसरी तरफ बहुत ही बढ़िया ऋषि भाई, आप तो उस नौकरानी को डराने के लिए अच्छी चीज लाए हो, एक नकली सांप, लेकिन असली जैसे दिखने वाला सांप। अब आएगा मजा, देखो तो अंदर से कैसे चिल्ला रही है। पिंकी और राकेश सृष्टि के सौतेले भाई बहन थे। दोनों ने चालबाजी से सृष्टि को डराने के लिए कमरे में सांप छोड़ा था। वो अंदर रो रही थी और वो दोनों बाहर खुश हो रहे थे। सांप, सांप, मेरे कमरे में एक सांप है। एक मिनट, अगर ये सांप असली है तो फिर ये हिल क्यों नहीं रहा है? कहीं सृष्टि को अब समझ में आ रहा था। वो डरते डरते सांप के पास गई और उसे हिलाया, लेकिन सांप को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये मेरे बहन भाई की चाल हो मुझे डराने के लिए। मैं अभी इस सांप को देखती हूँ। श्रुति ने उसे अपने हाथ में उठा लिया, जिससे उससे पता चला कि वो सांप नकली है। नकली है? मेरे बहन भाई की तो हद ही हो गई है। उन्होंने मुझे डराने के लिए इतनी घटिया हरकत की। काश कि ये सांप असली होता तो मुझे डस लेता और मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाती। लेकिन मेरे पास सब कुछ नकली है, परिवार नकली, प्यार नकली। अब तो मुझे लगता है कि मैं भी असली नहीं हूँ। बेचारी सृष्टि दुखी हो गई और ऐसे ही रोते रोते दीवार के सर लगाकर आंख लग गई। और ऐसे ही अगली सुबह बाबा को दुकान पर जाना है तो पहले बाबा का पराठा बनाकर दे देती हूँ। ओए श्रुति, कहाँ है? हाँ बोलो पिंकी। क्यों री, तुझे क्या लगा कि तू घर में ही चोरी करेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बोल, क्या हुआ? क्या बात है पिंकी? मैंने क्या किया है? मेरी घड़ी क्यों चुराई तूने? बोल, तुझे क्या लगा था कि तू मेरी घड़ी को चुराएगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? बोल, क्या इसने चोरी की है? क्यों रे, तेरी ये मजाल की तू मेरे घर में चोरी करे? बोल, क्या चुराया है इसने? माँ, इसने मेरी घड़ी चुराई है, वही वाली घड़ी जो आपने मुझे दी थी। क्या? लेकिन किस लिए? नहीं माँ, नहीं। माँ, मैंने कुछ नहीं चुराया है, सच्ची। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मेरी घड़ी तेरे कमरे में क्या कर रही थी? बोल। मैं नहीं जानती हूँ, मैं सच में नहीं जानती हूँ। इसकी बात ऐसी समझ में नहीं आएगी। हाँ, तुझे तो अब मैं बताती हूँ। हेमा ऐसे बोलकर सृष्टि की बाजू मोड़े मोड़े ही घसीट कर लाई और उसका हाथ गरम गरम तवे पे रख दिया। नहीं माँ, मेरा हाथ जल रहा है माँ, बहुत जलन हो रही है माँ, प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। नहीं, अभी तो तुझे अकल नहीं आएगी। अभी तो तेरा हाथ मुझे और दर्द से गुजारना पड़ेगा, जिसे तू आगे से कुछ भी छूने से पहले सोचे, सही तो तुझे अकल आएगी। अरे नहीं माँ, रहने दो। इतना ज्यादा भी कुछ मत करो कि ये हमारा काम ही करने के लायक न रहे। इतना तो रहने दो कि ये काम कर दे, वरना अगर इसका हाथ वाथ ज्यादा जल गया तो हमारी नौकरी कौन करेगा? सही बोल रही है तू बेटा, इसको इतना रहने देती हूँ कि ये हमारे काम भी करती रहे और इसको दर्द भी होता रहे। हेमा ने ऐसे बोलकर सृष्टि का हाथ तवे से हटाया और उससे वो बोली, चल, तेरे ऊपर रहम कर दिया मैंने, अब इस हाथ को लेकर ना बैठ। चल, तेरे बाप को काम पर जाने में देरी हो रही है तो जल्दी से उनका टिफिन बना और इन मगरमच्छ के आंसू को मत बहा, समझ आया? जी माँ जी। माँ और बहन के अत्याचारों को भूलकर सृष्टि फिर से नाश्ता बनाने लगी। बहुत दर्द हो रहा है,
मुझसे तो कोई काम भी नहीं करा जाएगा ऐसे, लेकिन क्या करूं, करना भी पड़ेगा। भगवान जी, कौन से पाप किए हैं मैंने जो मुझे ये सब सजाएं दे रहे हो। बेचारी सृष्टि बेवजह ही इतनी नफरत सहन कर रही थी, उससे काम हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी सृष्टि ने अपने बाप के लिए टिफिन में पराठे बनाकर रखा। और बाबा ये लो आपके लिए पराठे। ला दे, कितनी देर लगा दी नाश्ता बनाने में। बाबा आपको पता है मैंने ये देर जानबूझकर नहीं की, मैंने घड़ी को चुराया भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और मेरा हाथ गरम तवे से जला दिया। सही क्या तेरे साथ एकदम तेरी माँ ने, तेरी जैसी लड़कियों को ऐसे ही अकल आती है, आई बड़ी शिकायत करने वाली। अरे ओ चुकलबाज, मिल गया सुकून, ले ली बाप ने तेरी साइड, आई बड़ी मेरी शिकायत लगाएगी तू। जा जाकर कपड़े धो, और वो भी हाथ से रगड़ रगड़ कर। माँ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तेरी जगह अभी यहाँ है, चल कपड़े धो। सृष्टि से सभी ऐसे ही जानवरों की तरह पेश आते थे। उसका हाथ जला हुआ था, फिर भी उसकी सौतेली माँ ने उसे बाथरूम में ले जाकर फेंक दिया और उससे कपड़े धोने के लिए कहा। बहुत दर्द हो रहा है भगवान, अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे प्यार मिले, नहीं तो मैं इस मतलबी दुनिया को ही छोड़ दूंगी। बेचारी सृष्टि परेशान थी। उसने ऐसे ही दर्द से जूझते हुए कपड़े धोए और सारे घर की सफाई की। ऐसे ही सिलसिला जारी रहा और आज सृष्टि की सौतेली मासी आने वाली थी। माँ, मैं बाहर से वो सारा नाश्ते का सामान ले आया जो आपने मुझे लाने को बोला था। बहुत अच्छे, वही रसोई में रखते। माँ, मैं रसोई में रखूं, लेकिन हमारी नौकरानी कहाँ है, वो चीचड़ी श्रुति। अरे हाँ, उसको तो मैंने बाहर से सब्जी लाने को भेजा हुआ है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मैंने माँ की बताई हुई हर एक सब्जी ले ली है, अब बस पनीर लेते हुए मुझे घर जाना है और घर जाने के बाद खाना भी बनाना है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? अरे नहीं, लगता है कि भाई साहब अपनी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इनको रोकना होगा। सुनिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अपनी जान ले लेना परेशानियों का हल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जितना परेशानियों से भागते हैं, हमें वो उतना ही सताती हैं। इससे अच्छा है कि आप उसको खत्म करने में दिमाग लगाओ। यह तो मेरे भी घर में, मेरी जिंदगी में हजार दिक्कत है, लेकिन ऐसे अपनी जान ले लेना सही नहीं है, समझे आप? अरे लेकिन आपको किसने बोला कि मैं अपनी जान ले रहा हूँ? ये कोई असली चाकू नहीं है, ये नकली है, मेरी चाबी का छल्ला ही है। और मेरी हथेली में खुजली हो रही थी तो मैं बस इसे खुजला रहा था और कुछ नहीं। आपको शायद गलतफहमी हो गई है। चाबी का छल्ला? माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये चाकू असली नहीं नकली होगा, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं है, आपको मेरी चिंता हुई इसलिए आपने मुझे इतना सुना दिया। माफ कर दीजिए, तो बिल्कुल पागल है श्रुति। सृष्टि को अपने आप पर गुस्सा आया और वो अपने आप को डांटते हुए चली गई और राम बस खड़े खड़े देखता रहा। अजीब लड़की थी, यूँ समझ बैठी कि जैसे मैं अपनी जान ले रहा हूँ। खैर जो भी हो। माँ, मैं आ गई, लगता है मासी जी आ गई हैं। अरे देख पूजा, तेरी सौतेली बहन घर की नौकरानी आ चुकी है। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, बेटी ही हूँ, बस मेरी माँ नहीं है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। आ गई तू? अरे क्या मर ही गई थी बाहर जो, इतनी देर कर दी आने में। चल अब जल्दी से जाकर खाना बना। सुना नहीं क्या, खाना बनाओ। ठीक है। सृष्टि बाहर से आते ही खाना बनाने में लग गई और कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो गया। और अभी श्रुति थोड़े आराम के लिए सोफा पर बैठी थी कि उसकी मौसेरी बहन ने आकर कपड़ा मुंह पे मारा। चल बे ओ नौकरानी, मेरी ड्रेस को प्रेस कर, समझ आया? क्या प्रेस करूं? हाँ, सुनाई नहीं देता है क्या? प्रेस कर। ठीक है, कर रही हूँ। राधा, अब आएगा ना मजा, देख अब इसको मिलेगी सजा। पिंकी और राधा ने सृष्टि को सताने के लिए प्रेस में खराबी कर दी। जैसे ही सृष्टि ने प्रेस को राधा के कपड़े पे रखा और उसका कपड़ा जल गया और फिर मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम। तुमने तो यहीं पर होना, तुम लोगों ने तो सब कुछ देखा है। हे भगवान, तुमने मेरी इतनी महंगी ड्रेस को जला दिया तुमने मेरी ड्रेस को। देखा तुमने पिंकी? हाँ हाँ देखा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। माँ मासी यहाँ आओ। राधा और पिंकी ने मिलकर हेमा और उर्मिला को बुला लिया और हाँ बच्चियों बोलो। मासी देखो, आपकी सौतेली औलाद ने जलन के कारण मेरा कितना महंगा ड्रेस खराब कर दिया है। क्यों रे करमचली, क्या दिक्कत है तुझे मेरी बेटी से? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? दीदी इसकी अकल को ठिकाने लगाओ जरा। तुझे ये सब करते हुए एक भी बार मेरा ध्यान नहीं आया? क्यों सृष्टि, बहुत हिम्मत आ गई है तेरे में। माँ, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मेरी बात को मानो, यकीन करो। क्या यकीन करूं मैं? बोल।
तेरे इन बालों पर झूलने का दिल कर रहा है मेरा। माँ, मासी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अरे वाह पिंकी, बहुत मजा आ रहा है इसको इसकी औकात दिखाने में। राधा और पिंकी की वजह से बेचारी सृष्टि को बहुत मार पड़ी। उसकी माँ और उसकी मौसी ने मिलकर उसे मारा और उसके बाद उसे फर्श पर छोड़ दिया। जितने पैसों की ड्रेस तूने बिगाड़ी है ना, उसके आगे तेरी मार कुछ भी नहीं है, समझ आया? सभी सृष्टि को रोता हुआ छोड़कर चले गए। झूठ झूठ, सब कुछ झूठ है कि वक्त बदलता है। भगवान, मुझे नहीं लगता कि तू अब भी है, या फिर है भी तो अच्छाई जैसा कुछ नहीं है। हमेशा नहीं, क्यों भगवान, नहीं किस लिए? सृष्टि का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। वो थोड़ी देर रोई और उसके बाद उसने फैसला लिया। बस अब बहुत हो गया। बचपन से लेकर आज तक जब किस्मत नहीं बदली तो अब क्या खाक बदलेगी? ऐसे मर मर कर रोज जीने से तो अच्छा है कि मैं अपनी इस खराब जिंदगी को खत्म कर डालूं। जिन लोगों ने मेरा जीना हराम किया हुआ है उनको भी चैन आ जाएगा। सृष्टि को अब अपनी जिंदगी से कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। वो अपने घर से चुपचाप निकली और एक पुल पर आ गई जहाँ नीचे नदी बह रही थी। सृष्टि ने अपना पाँव पुल के ऊपर रखा और वो बस कूदने ही वाली थी, तभी किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। छोड़ो मुझे, कौन है? छोड़ो मुझे। अरे पागल हो गई हो, जिंदगी है कोई मजाक थोड़ी है। जिंदगी है, मजाक नहीं है, इसलिए ही तो खत्म कर रही हूँ इसको। तुम तो वही सुबह वाली लड़की हो। तुम तो मुझे जीने की उम्मीद दे रही थी, फिर ये सब क्या है? राम की बातें सुनकर सृष्टि जोर जोर से रोने लगी। राम ने उसे साइड में बिठाया और शांत किया। सृष्टि ने अपनी सारी बातें बताई। और अब तुम बताओ, ऐसे हालात में मैं जीऊं या मरूं? इस दुनिया में किसी को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। हमेशा सोचती थी कि मायका खराब है तो क्या हुआ, ससुराल अच्छा मिलेगा, लेकिन जब अपने ही अपने नहीं है तो पराये क्या खाक अपने हो पाएंगे? और मुझसे शादी भी कौन करेगा? और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे शादी को तैयार हूँ तो? सृष्टि राम की बातें सुनकर चौंक गई। हाँ श्रुति, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिनकी तुम हकदार हो, बस एक बार हाँ कर दो। पता है जब तुमसे मैं सुबह मिला तो तुम्हें भुला नहीं पा रहा था, और शाम होते होते हम फिर मिल गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मैं बनाऊंगा तुम्हें अपनी दुल्हन। क्या सच? हाँ, मैं करूंगी तुमसे शादी। सृष्टि राम से शादी के लिए राजी हो गई। वो राम के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई। इसलिए श्रुति ने अपनी जिंदगी को एक और मौका दिया। दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद राम ने अपने घर पे खबर की। वहीं सृष्टि के घर में कोई कुछ नहीं जानता था। ये सृष्टि कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। होगी कहीं बाबा, किसी कोने में बैठकर रो रही होगी। पता है आज उसने क्या किया बाबा? उसने ना राधा की एकदम नई ड्रेस चला डाली। बेचारी राधा। फिर उसकी अकल को ठिकाने लगाया कि नहीं? लगाया ना, अच्छे से लगाया, इसलिए ही नहीं दिख रही है। एक तरफ सृष्टि के घर में ये सब चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ राम, हमने शादी तो कर ली है, लेकिन क्या आपके घर वाले हमें अपना लेंगे? कहीं आपकी माँ या बाबा आपसे रूठ न जाए, और अगर उन्होंने मुझे निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे पहली बात, सभी तुम्हें अपना लेंगे, और दूसरा अगर उन्होंने तुम्हें नहीं अपनाया तो मैं भी फिर वहाँ नहीं रहूंगा। तुम जहाँ रहोगी वहीं पर मैं भी रहूंगा, ठीक है ना? अब अंदर चलो। क्या ये बड़ा सा महल मेरा ससुराल है? हाँ यही है, अब आओ भी। सृष्टि घबरा रही थी कि कहीं राम के परिवार वाले उसे अपनाने से मना न कर दे। वो डरते डरते अंदर गई, जहाँ पे उसने देखा कि दरवाजे पे राम का पूरे परिवार उसके स्वागत के लिए खड़ा है। सॉरी माँ और बाबा, मैं श्रुति से प्यार करता हूँ, लेकिन कभी आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई, तो हमने मंदिर में ही शादी कर ली, और अब आपकी बहू को लाया हूँ। आप हमें अपना तो लोगे ना? राम की बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। तभी मुस्कुराते हुए उसकी माँ जमुना बोली, इतनी अच्छी और सुंदर लड़की को तो मेरी बहू बनाकर लाया है, मैं भला कैसे मना कर सकती हूँ इसको अपनी बहू के रूप में अपनाने से? मैं तो कब से आरती की थाली और गृह प्रवेश का सामान लिए हुए खड़ी हुई हूँ। बहू आजा। आ गया? अरे आना, घबराती क्यों है? सृष्टि घबराती हुई आगे आई, जिसके बाद जमुना ने उसकी आरती की और उसका गृह प्रवेश करवाकर उसे अंदर बुलाया। सृष्टि के ससुराल में उसके सास ससुर, एक ननद, एक देवर और उसके पति थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे। स्वागत है भाभी आपका आपके प्यारे से घर में। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मेरी भाभी आ गई है। पागल है हमारा राम भी। अगर बहू वो हमें तेरे बारे में बता देता ना, तो हम तेरी डोली बड़ी ही धूमधाम के साथ उठवाते। कोई बात नहीं है ससुर जी। अरे बहू घबरा नहीं, और मुझे ससुर जी नहीं बाबा बोला। मैं राम का बाप हूँ, तो इस नाते से तेरा भी बाप ही हूँ। अच्छा रात हो रही है, बहू भी घर आई है, बताओ कि क्या खाओगे? चल बेटिया तू ही बता कि क्या खाएगी अपने ससुराल वालों के साथ। अरे आप भी ना बहू, कहाँ भी कुछ बताएगी? अभी तो वो आई है,
मैं बताती हूँ। आप ना बहू के आने की खुशी में बटर चिकन, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, सोया चाप, आलू पूरी, बिरयानी और 5-6 तरह का मीठा मंगवा लो। सृष्टि अपने ससुराल वालों को अपने लिए इतना करते हुए देख हैरान हो गई और वो बोली, अरे नहीं, मेरे लिए इतना कुछ मत कीजिए। क्यों ना करे, हमारे घर लक्ष्मी आई है। नेहा, जा अपनी भाभी को राम का कमरा दिखा आ। बहू, जा तू कमरे में जाकर फ्रेश हो जा। मैं नेहा के हाथ कपड़े भिजवा रही हूँ, उनको बदलकर तू खाना खाने के लिए आ जाना। ठीक है माँ। चलो भाभी, मैं आपको भैया के कमरे में ले चलती हूँ। सृष्टि नेहा के साथ राम के कमरे में जाने लगी। वो राम का घर देख रही थी कि जो कि बहुत बड़ा था। इतना अच्छा घर, और उससे भी अच्छे इस घर में रहने वाले लोग हैं। मेरा तो नसीब ही खुल गया। मुझे तो मेरे सपनों से भी अच्छा ससुराल मिला है। सृष्टि को अब अपनी जिंदगी खूबसूरत लग रही थी। वो अपने कमरे में गई और अपनी सास की दी हुई साड़ी पहनी, जिसके बाद वो नीचे सभी के साथ खाना खाने आ जाती है। आ गई बहू तू, आजा बैठ। मैं भी आप लोगों के साथ ही बैठ जाऊं? अरे हाँ भाभी, और कहाँ बैठोगी? अरे घबरानी बेटा, मैं तेरे बाप की तरह हूँ। चल अब बैठ जा। सास ससुर और बाकी सभी परिवार ने सृष्टि को बड़े प्यार से बैठाया और अपनी प्लेट भरने से पहले उसकी प्लेट भरी। ये सब देखने के बाद सृष्टि की आंखें भर आई। उसने पहली बार प्यार का एहसास किया था। ऐसे ही सृष्टि रात को अपने कमरे में आकर बैठ गई और राम कटोरी में तेल लेकर आया। अरे राम जी, ये आप क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे पाँव पर दवा लगा रहा हूँ। कोई नहीं जानता, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि तुम किस सबसे गुजरते हुए मुझ तक पहुँची हो। नहीं, ऐसे पति अपनी पत्नी के पाँव नहीं छूते हैं। अरे क्यों नहीं छूते? पत्नी अपने पति के पाँव छुए तो सही, लेकिन पति नहीं छू सकता। हाँ क्यों भाई? अब ज्यादा मुझे मना मत करो। देखो तुम्हारे पाँव नंगे पाँव भागने की वजह से छिल गए हैं, तो इन पर दवा लगा लो और कुछ मत बोलना। राम ने ऐसा बोलकर सृष्टि को धीरे धीरे मलहम लगाना शुरू कर दिया। सृष्टि को काफी सौभाग्यशाली महसूस हो रहा था कि उसे अपने सपनों से भी सुंदर ससुराल मिला है। उसको अपने सपनों से भी सुंदर ससुराल मिला। अब आज उसकी 2 बुआ सास उसे देखने आने वाली थी, जिनके लिए सृष्टि रसोई में खाना बना रही थी। माँ ने बताया था कि मेरी बुआ सास को कढ़ी खाना बहुत पसंद है। कढ़ी तो बस बनने वाली है, अब पकौड़ी भी बना देती हूँ। जल गया। अरे अरे, क्या हो गया बहू? कुछ नहीं, वो माँ जी बस पकौड़े बनाते हुए तेल उड़कर आ गया। कोई नहीं, तेल उड़कर आ गया और वो बस है। मना किया था ना मैंने कि तू खाना मत बना। मैं नौकरों को बोलकर बनवा दूंगी। अब लग गई ना चोट, चल बाहर आ, मैं दवा लगाती हूँ। अरे माँ जी, मुझे इतनी जोर से नहीं लगी है, आप भी ना परेशान मत होइए। बच्चों को चाहे खरोच ही लगे, लेकिन माँ को तो चिंता होती ही है ना। चल आजा, हो गई तेरी जिद अब पूरी। अब बचा हुआ खाना नौकर बना देंगे, तू बाहर आ। जमुना को एक माँ की तरह चिंता करते देख सृष्टि की आंखों से पानी आ गया। वो जमुना के साथ बाहर आई और जमुना ने उसके हाथ पर पट्टी बांधी। जमुना पट्टी कर ही रही थी कि तभी उसका देवर। कैसे चोट लग गई भाभी को? खाना बना रही थी, तेल उड़कर आ गया। नहीं भाभी, खाना वाना तो नौकर बना देते हैं, आप चिंता मत किया करो। आप बर्गर खाओ। वैसे ज्यादा खतरनाक चोट नहीं है, आपको सीरियस मत लेना। हाँ अभी बताती हूँ तुझे। तुझसे मजाक करके गया है बहू। जानती हूँ माँ, देवर जी में तो मुझे अपना भाई ही नजर आता है। अगर मेरा कोई भाई होता तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता। सृष्टि ने ये सब बोलकर बात को खत्म कर दिया। कुछ ही देर बाद उसकी बुआ सास सुलेखा और सुरेखा दोनों अपनी एक एक बेटी के साथ सृष्टि से मिलने आ गए। सृष्टि को उनसे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसका मेहमानों के साथ का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। अरे नहीं, मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है? बुआ, जानवी और कोयल दीदी, सभी का स्वागत है। भाभी आओ, मैं आपको अपनी बुआ से मिलवाती हूँ। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा, कितनी प्यारी बच्ची है। राम ने अचानक शादी की तो किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाया। बहुत प्यारी बहू मिली है भाभी आपको तो। बहू नहीं बेटी बोलो। चलो आओ ननन जी, अंदर आ जाओ। जानवी और कोयल बेटा, तुम भी आओ। जमुना ने सभी को अंदर बुला लिया, जिसके बाद उन सभी ने बैठकर साथ में खाना खाया। अब सृष्टि की घबराहट थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि सभी उसके साथ अच्छे से पेश आ रहे थे। मेरे तो रिश्तेदार भी बहुत अच्छे हैं, मैं बेवजह ही डर रही थी। भाभी चलो आपके कमरे में चलते हैं, वहाँ जाकर हम खूब बातें करेंगे। हम 1 हफ्ते को आए हैं तो मस्ती नॉन स्टॉप होगी। कोयल और जानू की बात सुनकर सृष्टि उन्हें नेहा के कमरे में ले गई और फिर उन्होंने खूब बातें की। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरे और सृष्टि नेहा के कमरे में थी, जहाँ जानवी और कोयल भी थी और जहाँ रात को वो खेल रही थी। कोयल, तेरा नाम कोयल है, लेकिन तेरी आवाज जरा भी मीठी नहीं है। फटा हुआ स्पीकर है तू, समझ आया? चल अब हंसी का। हम तुम एक एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए।
किसके लिए गा रही हो कोयल दीदी? वैसे मुझे तो इस वक्त भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। इतनी रात को अब क्या मिलेगा? चलो भाभी मैगी बनाते हैं, रात की भूख का यही तो सहारा होती है। वे नेहा, मैगी है क्या? मैगी भी कभी अनअवेलेबल होती है, चलो मैगी बनाने। सभी रात को मैगी बनाने रसोई में चली जाती हैं। शांति से, कहीं किसी की आंख ना खुल जाए। आज से पहले तो कभी भी मुझे मैगी का ऐसा स्वाद नहीं आया। मैगी को चिपकर खाने में और आधी रात को खाने में जो स्वाद आता है ना, वो किसी और चीज में कहाँ। सभी नेहा की बात सुनकर मुस्कुराने लगे। वहीं सृष्टि एक एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी का शुक्रिया अदा कर रही थी, क्योंकि उसको ये सब पहली बार नसीब हुआ था। सही कहते हैं कि नसीब बदलते देर नहीं लगती, बस कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे आज मुझे परिवार मिल गया। सृष्टि अपने परिवार में बहुत ही खुश थी, क्योंकि उसे परिवार मिल गया था, वो भी ऐसा जो उस पे जान छिड़कता था। ऐसे ही सृष्टि एक दिन अपनी सास और ननद के साथ बाजार आई हुई थी। उसने काफी शॉपिंग की हुई थी और रानियों की तरह सुंदर साड़ी में बाजार में घूम रही थी। अभी वो चलते हुए जा ही रही थी कि उसकी एक औरत के साथ टक्कर हुई। सृष्टि जिसके साथ टकराई वो कोई और नहीं बल्कि उसकी सौतेली माँ थी। माँ, तुम यहाँ? तो श्रुति ही है ना? तू रानी जैसे कैसे बन गई? और कहाँ थी तू इतने वक्त से? आप होती कौन हो मेरी भाभी से ऐसे बात करने वाली? भाभी, क्यों री करम चली, तूने शादी कर ली? क्या बकवास है ये, करम चली होगी तू। बहू कौन है ये दोनों बेवकूफ? माँ जी, ये मेरी सौतेली माँ और बहन है। अच्छा, तो ये वही हैं जो दोनों करमचली जिन्होंने मेरी नाजुक फूल जैसी बच्ची को सताया हुआ था। बहू, राम ने हमें तेरे अतीत का सब बताया हुआ है। इस औरत को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सृष्टि ने अपनी सास को समझाया और कहा, जाने दो ना माँ जी, इनसे कुछ कहकर भी क्या होगा। इनके लिए तो इतना ही काफी है कि मैं इनके सामने हूँ, वो भी इस हालत में जिसमें ये मुझे कभी नहीं देखना चाहती थी। माँ, तुम चाहती थी ना कि मैं मर जाऊं? मेरी शादी भी हो तो मुझे ऐसा ससुराल मिले जहां मैं अपनी मौत के लिए पल पल तड़पूं। लेकिन जब ऊपर वाला कुछ सोचे हुए होता है तो नीचे वालों की नहीं चलती। मुझे मेरे नसीब की सारी खुशियां मिल रही हैं। जिन जिन चीजों को आपने मुझसे छीना वो आज ऐसे हैं जैसे कभी मेरे से वो दूर थे ही नहीं। समझ रही हो? आज मेरे पास माँ है, बाप है, भाई है, बहन है और एक अच्छा हमसफर है। आपने तो मुझे अपना नहीं समझा, लेकिन मैं समझती हूँ। कभी भी दिल करे तो आ जाना, मेरे ससुराल के दरवाजे खुले हुए हैं। सृष्टि ये बोलकर आगे निकल गई और हेमा के पास कुछ बोलने को नहीं था। उसकी नजरें नीचे झुक गई और वो पतली गली अपने रास्ते निकल गई और सृष्टि खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगी।